अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आज आपको बताएंगे कि एक अहम मीटिंग हुई है, फुल कोर्ट इजलास हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का, जिसमें जाहिर है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक भी मौजूद थे और इस दौरान बड़ी इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू भी हुई और फिर कुछ खबरें भी बाहर आई हैं और ये कहा जा रहा है बज़ाहिर कि जी तमाम जजेस मुत्तहिद हो गए हैं कि किसी किस्म की भी मुदाखलत का मुत्तफ़िका जवाब दिया जाएगा। तो इसके ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपके साथ शेयर करूंगी और इस खबर की तफसील भी। इसके साथ साथ जनाब ईरानी सदर जो है वो आपको पता है पाकिस्तान के दौरे के ऊपर हैं, उनसे मुतालिक भी 2-3 खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। अहम समात होने जा रही है मिलिट्री कोर्ट्स में बुध के रोज़ और मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक बुध के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में होनी है ये समात। और जब आप ये देख रहे होंगे वीलॉग, हो सकता है समात शुरू हो चुकी हो, तो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला, इसके ऊपर कुछ अपडेट करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने एक इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट की है, उस पर भी बात करेंगे। फिर ये भी कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो ख़ुद पसंदी में किस हद तक मुब्तला हैं और क्या उनके नए कारनामे हैं, उसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी आपको बताएं, कल लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की फुल कोर्ट मीटिंग हुई और उन्होंने भी जो एजेंसीज़ की या किसी की भी बैरूनी किसी तरह की भी मुदाखलत अदलिया के काम में करने के हवाले से तजावीज़ मुरतब की हैं। बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर था जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो जजेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, बाकी कोर्ट्स के, उन सबको ये कहा था कि वो अपनी तजावीज़ मुरतब करें कि इस मामले को कैसे टैकल किया जा सकता है। तो इस हवाले से मुख्तलिफ ही हाई कोर्ट्स के अंदर मीटिंग हो रही है, हुई है और उन्होंने अपनी तजावीज़ भी तैयार की हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर सबकी नज़र इसलिए थी क्योंकि ये मामला बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही सबसे पहले उठा और 6 जजेस ने एक मुश्तरका ख़त लिखा था। उन 6 जजेस के हवाले से ज़ाहिर है जो ख़त था उसमें बड़ा वाज़े लिखा हुआ था कि वो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक को कई मरतबा इस मुदाखलत से मुतालिक बता चुके हैं, उस दबाव से मुतालिक बता चुके हैं जो एजेंसीज़ उनके ऊपर डाल रही हैं। और जिस किस्म की चीज़ें रिपोर्ट उन्होंने की थी वो बड़ी खौफनाक थी कि किस तरह से उनके बेडरूम्स में कैमरे मिले हैं, किस तरह से किसी के रिश्तेदार को अगवा कर लिया गया, किस तरह से किसी को धमकी आमेज़ कॉल्स मौसूल हुई वगैरह वगैरह। तो ये सब उन्होंने उसमें रिपोर्ट किया हुआ है और ये भी बताया कि ये सब कुछ चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के इल्म में भी लाया गया था। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का भी इस हवाले से कोई वर्जन सामने नहीं आ रहा था अभी तक इस ख़त के बाद से कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस तमाम सूरत हाल के ऊपर। और मामला फिर ज़ाहिर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में चला गया तो फिर बात अब समात वगैरह पे चली गई। लेकिन अब जब रूबरू बैठे हैं ये सब जजेस, तो इन्होंने इस हवाले से जो आज बातचीत की है, जो रिपोर्टर और ज़राए बता रहे हैं उनके मुताबिक, तो ये तय किया गया है कि किसी भी तरह की जो मुदाखलत होगी, कोई दबाव डाला जाएगा, किसी भी तरह अदलिया के किसी काम को अंडर प्रेशर करने की कोशिश की जाएगी या कोई भी इस किस्म का वाक़या पेश आएगा अगर किसी भी जज साहिबान के फैमिली के साथ, उनके अपने साथ या कोई भी इस तरह की सूरत हाल बनेगी, तो इस सूरत में हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो मुत्तफ़िका एक अपना स्टेटमेंट जारी करेंगे या जो भी उन्होंने फ़ैसला करना होगा इसके ऊपर कि भी करना क्या है, उसके ऊपर एक मुत्तफ़िका उनका लाहेअमल होगा। तो ये इस चीज़ के ऊपर जो मुख्तलिफ कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो तस्दीक कर रहे थे और इसको वो ये भी करार दे रहे थे कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि तमाम जजेस मुत्तहिद हो गए हैं और चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने भी इन जजेस के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है कि ये 6 जजेस जो हैं ये दुरुस्त हक बात पर बात कर रहे हैं, लिहाजा वो भी अब इनके साथ शामिल हो गए हैं। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी वक्त बदल गया है या जजेस अब वाकई सब के सब खड़े हो जाएंगे वगैरह। तो ये इससे इंटरप्रिटेशन की तो जा रही है जो बज़ाहिर एक आती है रिपोर्ट सामने, लेकिन माजरत के साथ मेरा तज्ज़िया इससे मुख्तलिफ है। मुझे नहीं लगता है कि आमिर फ़ारूक साहब जो बज़ाहिर इस वक्त हमें थ्रू आउट उनका एक किरदार ऐसा नज़र आता है कि जैसे वो एक फैसिलिटेटर की तरह किरदार अदा कर रहे हों ताकतवरों के लिए इस सारे प्रोसेस में, और फिर वो अचानक ही बिल्कुल जजेस के साथ बैठकर उनके साथ इजहार यकजहती करने लगे कि नहीं जी बस देखना अब मैं आप सबके सामने दीवार बन के खड़ा हो जाऊँगा। तो ये बात कुछ मुझसे तो हज़म नहीं हो रही। मुझे इस सारे मामले में बुनियादी तौर पर जो महसूस हो रहा है, जो मेरा तज्ज़िया है, वो ये है कि शायद इन तमाम जजेस को
थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए, थोड़ी तसल्ली देने के लिए कि नहीं जी देखें आपके एड्रेसेस, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें ज़रूर एड्रेस किया जाएगा, और उनको ये कूल डाउन करने के लिए कहा गया कि आइंदा बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। इसका कहीं ना कहीं मकसद हो सकता है कि जो कुछ हुआ है जी उसके ऊपर आप ज़्यादा शोर ना मचाएं, ज़्यादा बात ना करें, बाकी आइंदा कुछ नहीं होगा ऐसा, ये हम एश्योर करते हैं। अगर हुआ तो फिर देखिएगा मैं भी आपके साथ खड़ा होकर आवाज़ उठाऊंगा वगैरह वगैरह। तो मुझे ये, मैं अपने अल्फाज में बता रही हूँ तो मैं इसको इसलिए इतना कैजुअली बता रही हूँ, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि ये सिर्फ इन जजेस को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। इसके अलावा इसमें मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि आमिर फ़ारूक साहब यकदम ऐसे इनकलाबी जज के तौर पर खड़े हो गए हैं कि बस बहुत हो चुका मेरे जजेस के साथ, क्योंकि उनका माज़रत के साथ कोई भी जो तर्ज़ अमल है वो किसी भी तरह इस चीज़ के लिए हमें सोचने पे कोई ऐसी फूड फॉर थॉट नहीं देता। तो बहरहाल ये एक मामला है, बाकी लेट्स सी कि जब इसके ऊपर अब समात होगी तो खुलेगा मामला कि आगे अब इस मामले को टैकल कैसे करना है। तो अगर तो किसी को बुलाया जाता है कोर्ट के अंदर, पेशियाँ होती हैं, तलबियाँ होती हैं, तो फिर तो समझ में आता है कि जी अदलिया कुछ स्ट्रिक्ट हैंडेडली इसको देखना चाह रही है। लेकिन अगर यही तमाशा चलना है कि जी अच्छा बस जो हो गया सो हो गया, आगे नहीं होगा, हम देखेंगे ये वो, तो फिर उससे भी पता चल जाएगा कि ये मामला ऐसे ही टाल मटोल किया जा रहा है, जिसका ज़्यादा इम्कान बज़ाहिर है कोर्ट के अंदर तक तो कम अज़ कम। बाकी लेट्स सी कि जी क्या इस पे होता है। लेकिन एक और अहम मामला है सुप्रीम कोर्ट में जिसके ऊपर समात होने जा रही है, और वह जी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से काफ़ी लंबी तारीख थी जिसके बाद अब दोबारा तारीख आई है, और इस कोर्ट के ऊपर अब बड़ा डिपेंड कर रहा है कि ये कोर्ट क्या वाकई मिलिट्री ट्रायल्स को जायज़ करार देगी, आइनी करार देगी या नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम तो ये कहा गया था कि जनाब जो आपके ऐसे कैदी हैं जिनके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ या उनकी सज़ा ऑलमोस्ट मुकम्मल होने भी वाली है तो उनको रिहा किया जाए, और फिर हमने देखा ईद से पहले कुछ कैदियों की रिहाई भी हुई थी। लेकिन अब उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है उसके ऊपर बड़ा फ़ैसला ज़रूरी है आना, क्योंकि जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ट्रायल हो चुके हैं और वो सिर्फ सज़ा सुनाने की देर है। पता चलेगा कि उनके तो ऑलरेडी सज़ाएं भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं, तो ये सारी सूरत हाल उस वक्त वाज़े होगी। लेकिन ये सारा कुछ जुड़ा हुआ है समात के साथ, तो लेट्स सी कि इसमें से क्या निकलता है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी ख़तरनाक सी ख़बरें जो हैं आ रही हैं मुसलसल, जो कि मैंने आपको पहले भी कुछ दिन पहले भी अपडेट किया था कि मियाँ इबाद फ़ारूक साहब और हसन न्याज़ी साहब के हवाले से कुछ पता नहीं है कि ये दोनों हजरात कहाँ हैं। ये अचानक से अपने अपने जो इनके सेल्स थे उसमें नहीं हैं मौजूद, और इनके अहल खाना से कोई बात नहीं, कोई मुलाकात नहीं हो सकी, और ना ही इनसे मुतल्लिक कोई उन्हें अपडेट उनके फैमिली मेम्बर्स को दी जा रही है। इसलिए ये फैमिली मेम्बर्स बहुत परेशान हैं। और शहजाद फ़ारूक साहब जो इबाद फ़ारूक साहब के भाई हैं, उन्होंने इस बारे में मज़ीद डिटेल बताते हुए बात शेयर की थी कि इबाद फ़ारूक साहब के साथ इस कदर कुछ अजीब व गरीब किस्म का सलूक रवा रखा गया था कि उन्होंने इवन जेल में ख़ुदकुशी तक की कोशिश की है। एक तो वो थ्रू आउट डिस्टर्ब हैं उस वक्त से, जब से उनका बेटा बेचारा अम्मार जो है वो इस दुनिया से चला गया, तो उसके बाद से एक बाप होने की हैसियत से ज़ाहिर है वो इस तकलीफ़ से अभी तक निकल नहीं पाए। और फिर दूसरा जो वहाँ पे उनके साथ सिचुएशन थी बकौल शहजाद फ़ारूक साहब, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और उसके बाद उन्होंने इवन अपनी या तो नस काटने की कोशिश की, या शायद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने कुछ सर में मार के अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। तो ये दोनों किस्म की इत्तलात हैं मुख्तलिफ। और ये भी बताया जा रहा है कि हसन न्याज़ी ने इस सारे अमल में उनको रोका या इस बारे में ज़रा शोर किया कि भाई इसको देखें ये क्या करने वाला है, और फिर उसके बाद दोनों को ही उनके सेल से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया, और उसके बाद से ना तो उनकी फैमिली मेम्बर से मुलाकात कराई गई और ना ही किसी बारे में उनको अपडेट है। और ये जो मामला है ये ख़ुद जो नौरीन ख़ान साहिबा हैं जो कि हसन न्याज़ी की वालदा हैं और इसी तरह से इमरान ख़ान साहब की हमशीरा हैं, तो उनकी तरफ से भी मीडिया टॉक में यही बताया गया है, और उन्होंने भी बड़ा कंडेम किया कि ये सारे जो मिलिट्री की इस वक्त तहवील में लोग हैं ये सब पाकिस्तानी हैं और ये मुल्क हमारा है। तो ये जिस तरह का ट्रीटमेंट आप इनके साथ कर रहे हैं, ये कोई मकबूजा इलाका है या हम कोई दुश्मन मुल्क के लोग हैं? बल्कि देखा जाए तो दुश्मन मुल्क के जो लोग पकड़े जाते हैं उनके साथ तो बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट होता है, उनको तो चाय वाय पिला के बड़े अच्छे से रखा जाता है, फिर वापस भी कर दिया जाता है। तो अपने लोगों के साथ आप लोग इस किस्म का जुल्म रवा रखे हुए हैं, ये कौन सा आइन है, ये कौन सा कानून है? अव्वल तो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर होना ही नहीं चाहिए सिविलियंस का ट्रायल, और इसके ऊपर आज कौमी असम्बली में बैरिस्टर गौहर ने भी बात की, और ये दोनों का जो हसन न्याज़ी और इबाद फ़ारूक का मामला उन्होंने इवन असम्बली में भी उठाया। और इसी तरीके से आज जब
प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने की थी पीटीआई वालों ने, तो उसमें भी उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई। दूसरी तरफ जो ये नौरीन खान साहिबा हैं, उनकी तरफ से भी इसके ऊपर मुसलसल बात की गई है और उन्होंने भी यही डिटेल्स शेयर की जो कि शहजाद फारूक साहब जो हैं वो शेयर कर रहे थे। शहजाद फारूक तो ये खदशा जाहिर कर रहे थे कि पता नहीं वो ठीक भी हैं या नहीं, कि हमें जो मिलवाया नहीं जा रहा। तो देखिए, जब आप किसी के मुतालिक कोई खबर ही नहीं देते तो फिर उसके बाद यही होती है सूरत हाल कि कुछ भी फिर एज्यूम कर रहा होता है बंदा कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि जो मिलवा तक नहीं रहे हैं, खबर भी नहीं दे रहे हैं। तो ये वाली सिचुएशन है। तो ये इंतहाई गैर इंसानी है और हर सूरत गैर कानूनी है। जो भी उनके मामलात हैं, जिस तरह भी हैं, बहरहाल फैमिली को इस बारे में अपडेट करना चाहिए। मिलिट्री तहवील में भी अगर ये हैं तो वहाँ के भी जो इंतज़ामिया, उनको चाहिए कि बिल्कुल फैमिली के साथ उनकी मुलाकात होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो ये कोर्ट है उसको भी चाहिए कि अब इस मामले के ऊपर कोई फ़ैसला जल्द अज जल्द करें ताकि लोग इस अजियत से निकलें। जो भी जिसकी जितनी भी थोड़ी बहुत सज़ा बनती है उसको अगर देनी है तो दें। अगर ये ट्रायल नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट इसको कलअदम करार देती है, जो कि देना चाहिए, तो तब भी, और ऑलरेडी एक दफ़ा दे भी चुकी है बहरहाल, तो ये तब भी फ़ैसला आना चाहिए ताकि इन लोगों की जान खुलासी हो सके। इस तरह से जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, इससे कोई किसी को हमदर्दी नहीं रहेगी। फिर जिन्ना हाउस के वाक़े से सब यही समझेंगे कि उनको उनके किए से बहुत ज़्यादा सज़ा दे दी गई है। तो ये किसी तौर भी मेरा नहीं ख्याल है कि फ़ौज के हक़ में जाएगी बातचीत। फ़ौज के हक़ में ये तब जाता अगर फ़ौज को लगा भी था कि अगर किसी ने कोई ज़्यादती की है तो उनको माफ़ कर दिया जाता, तो ज़्यादा बेहतरी की तरफ बात जाती कि जी हाँ, देखिए जी, फ़ौज तो अपने लोगों से मोहब्बत करती है। लेकिन अगर आपने जिस तरीके से उनको ज़रूरत से ज़्यादा अगर सज़ाएं दी, उनके साथ मिसट्रीट किया, जो कि वो रिपोर्ट करते हैं उनके अहल खाना, तो उस सूरत में उल्टा ये बात जो है अफ़वाज पाकिस्तान के इमेज के ख़िलाफ़ ही जाएगी। लेकिन बहरहाल उनका अपना डिसीजन है। वो तो हर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो, हर मौके पे जहाँ गुफ्तगू करते हैं यही बात करते हैं कि जी हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। तो देख लें जी, फिर ना छोड़ें, फिर मर्ज़ी है आपकी। आगे जी इस तरफ आ जाते हैं। फवाद चौधरी साहब ने एक अहम ऐलान किया और उनका ये कहना है कि जी इमरान खान साहब ही उनकी किस्मत का फ़ैसला करेंगे, यानी मिसाल सियासी करियर का फ़ैसला करेंगे। और उनका कहना है कि जी हमारी शनाख्त जो है वो पीटीआई ही है। अगर इमरान खान साहब ने हमें कबूल कर लिया तो हम बिल्कुल सियासत अपनी जारी रखेंगे, लेकिन अगर इमरान खान साहब ने हमें कबूल ना किया तो हम खामोश होकर घर बैठ जाएंगे। तो ये एक चीज़ तो वाज़ेह करती है कि फवाद चौधरी साहब कोई भी और पार्टी ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं है, और ना वो पहले ज्वाइन करना चाहते थे और ना अब। और इस बारे में वो कई दफ़ा बता भी चुके हैं कि उन्हें भी ऑफर्स वगैरह आती रहीं कि मिनिस्टर भी बना देंगे, जितवा भी देंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को कबूल नहीं किया। मुझे बज़ाहिर लग रहा है, जैसे मैं पहले भी एक दफ़ा आपको बता चुकी हूँ कि फवाद चौधरी साहब के हवाले से इमरान खान साहब के पॉजिटिव रिमार्क्स हैं, जिससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि वो उनको शायद कबूल कर लेंगे। एक और मामला जो है जी वो ये कि जो ईरानी सदर हैं वो आपको मालूम है पाकिस्तान के दौरे पर हैं, और उन्होंने एक मासूम सी ख्वाहिश का इज़हार किया कि मेरा तो दिल था कि मैं पाकिस्तानी अवाम के साथ किसी खुले इज्तिमा में ख़िताब करता, बात करता, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर ऐसा नहीं हो सका। और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर इसराइल को भी ललकार दिया और कहा कि अगर अब इसराइल ने कोई हमला किया या कोई बड़ा हमला किया तो फिर हम इसराइल का नाम निशान मिटा देंगे, हम इसे मिटा देंगे। तो ये बड़ा ललकार के बात जो की है, पुकारा है जो उन्होंने इसराइल को ईरानी सदर ने। तो मैं ये सोच रही थी कि ईरानी सदर साहब, आप तो बड़े हिम्मत वाले, बड़े बहादुर लोग हैं और आप बड़े गैरतमंद भी हैं, और आपने जिस अंदाज से आप लोगों ने जवाब भी दिया, जो आपको लगा कि सॉवरेनिटी पे हमला है, तो उसके हवाले से तो आप दूसरी तरफ किन लोगों की ज़मीन पर खड़े होकर ये बात कर रहे हैं। हम तो गज़ा के साथ सब कुछ होता देख रहे हैं, लेकिन हम ऐसे लोग हैं कि हम उसके ऊपर एहतजाज करने बाहर निकलते हैं तो पुलिस वाले हमें पकड़ लेते हैं। ये हमारे मुल्क का हाल है। तो आप किन लोगों को गैरत दिला रहे हैं, किन लोगों को शर्म दिला रहे हैं। आप यहाँ आकर चाहते थे कि आप अवामी इज्तिमा से ख़िताब करते और गज़ा के साथ इजहार हमदर्दी करते। आपको मालूम है कि पाकिस्तानी हुकूमत, चाहे निगरान हुकूमत हो या चाहे अब जो हुकूमत है, वैसे तो दोनों की एक ही बात है, लेकिन इन दोनों हुकूमतों की तरफ से कोई भी एक सरकारी तौर पर मुनक़िद नहीं किया गया एहतजाज। अगर कोई एहतजाज हुआ भी है तो किसी सियासी जमात ने अपने तौर पर रख लिया, कर लिया, चाहे जमात इस्लामी ने कर लिया, JUIF ने कर लिया, या PTI को तो खैर करने ही नहीं देते, और अगर थोड़ा बहुत किया तो उन्होंने, तो ये तो इन जमातों ने किया।
نہ تو پیپلز پارٹی نہ PMLN ان کی طرف سے تو کوئی احتجاج غزہ کے حق میں ہمیں نظر نہیں آیا. اور دونوں جماعتیں اس وقت حکومت میں بھی ہیں، لیکن حکومتی سطح پر بھی دیکھیے ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا احتجاج وغیرہ کہ آپ اسرائیل کو کوئی 2-4 سخت میسیجز ہی دے دیں، کوئی چکر نہیں. تو ایرانی صدر صاحب آپ کدھر آ کر کن لوگوں کے درمیان میں یہ بات سوچ رہے ہیں کہ جیسے یہ بڑے ہمدرد ہیں کوئی، اور یہ بڑے کوئی بہادر لوگ ہیں جو ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ جی آپ نے غزہ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے یا آپ ایران کے ساتھ بڑی زیادتی کریں گے. یہ تو اس طرح کے لوگ ہیں کہ یہ اپنے مفادات پہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں. اتنا ڈرتے ہیں یہ مغرب کی دنیا سے کہ اپنے مفادات پر بھی ان کی بات ماننے پر مجبور ہیں. آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ گیس پائپ لائن کا کام نہیں ہوا، آپ نے اپنی طرف سے ساری جو اس کی تھی کنسٹرکشن کا کام، وہ سارا جو گیس کے پائپ لائن کے حوالے سے جو آپ کی طرف کا کام تھا وہ آپ نے کر لیا. ہم آج تک نہیں کر سکے. 2010 میں یہ معاہدہ ہوا تھا. تو کس لیے نہیں کر سکے؟ اسی لیے نہیں کر سکے کہ ہمیں امریکہ انکل جو ہیں وہ ڈانٹتے ہیں کہ جی ایران کے ساتھ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اور ابھی بھی یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ آپ یہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایران کی طرف سے آپ نے یہ میسج بھی دیا ہے کہ جی کوئی امریکہ کو اس ریجن میں فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے آپ کو. لیکن آپ کیا بات کر رہے ہیں سر؟ ہم کوئی آپ کی طرح تھوڑی ہیں بہادر لوگ کہ ہم کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے لگانی ہے پابندیاں لگا دو، ہم تو جی آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم تو وہی کریں گے جو ہمیں سوٹ کرتا ہے. دیکھیے آپ کے پاس تیل نکلتا ہے، آپ کے پاس گیس ہے، تو آپ آئسولیشن میں بھی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن ہم تو آپ کو پتہ ہے مانگ تانگ کے گزارا کرنے والا ملک ہیں. ہمارے پاس ویسے الحمدللہ کافی کچھ ہے، زرعی زمین بھی ہے، معدنیات بھی ہیں، اور کافی مین پاور بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن ہمارے پاس دیکھیے نا، ہمارے پاس وہ نیت نہیں ہے، نہ ہمارے پاس وہ ویژن ہے کسی کا کہ کوئی جو ہے اپنے وسائل سے ہم نے کوئی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. ہمارا تو ویژن یہی ہوتا ہے کہ ہم نے مانگ تانگ کے گزارے کرنے ہیں. تو ہم اس لیے کیسے جن سے پھر ہم نے مانگنا ہو ہم ان کے خلاف تو نہیں کھڑے ہو سکتے نا. تو ایرانی صدر صاحب آپ کی باتیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن یہ باتیں آپ پلیز ہمارے ملک میں آ کے نہ کریں. آپ اپنے ملک میں کریں جہاں پر آپ ان باتوں پہ عمل بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو ایرانی صدر صاحب کی معصوم سی خواہش تھی وہ آپ کو ہم نے بتا دی ہے. دوسری طرف جو مریم نواز صاحبہ ان کی کچھ شو بازیاں آپ کو میں بتا دوں، یہ تو ماشاءاللہ اپنے چچا سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں. اور کچھ دن پہلے میں دیکھ رہی تھی کہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کچھ ہسپتالوں کی امیجز جو ہیں وہ ٹویٹ کر رہی تھی وہ VPN لگا کے. اور اس ٹویٹ میں جو تصویریں تھیں وہ بہت سارے لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں رپورٹرز کہ یہ کچھ ایسے وارڈز کا کام ہے جو کہ پہلے کے کچھ عرصے میں یعنی شاید محسن نقوی کے دور میں ہوا، جن کو اب محترمہ جو ہے وہ ٹویٹ کر رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسی ویڈیوز اور امیجز بھی سرکولیٹ ہو رہے ہیں کہ جہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، جس کو عام زبان میں دل والا ہسپتال کہتے ہیں، لاہور کا بہت بڑا ہسپتال، تو وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ کوریڈورز میں جو باہر کے گرین ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر لوگ بیچارے ڈرپیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو لوائقین ہیں وہ وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، یا کوئی مریض ہیں ہلکے پھلکے ان کو بھی وہاں پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے. یعنی کہ یہ صورتحال انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی ہے. اور دوسری طرف آپ یہ آ کر جھوٹے دعوے دکھا کے کر رہی ہیں کہ جناب یہ ہمارے ہوتے ہوئے جی ہم نے بڑی ترقی کرا دی اسپتالوں میں. تو صورتحال اس کے برعکس یہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے. پھر میں تو کہتی ہوں بھی محسن نقوی ہوں یا انہوں نے کیا ہو بات تو ایک ہے، یہ کون سا الگ الگ ہیں، ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں اس وقت. اور یہ سکہ کس کی جیب میں آپ کو پتہ ہے، وہ سکہ اسٹیبلشمنٹ کی جیب میں ہے. ایک طرف رخ ہے وہ PMLN کا ہے، دوسری طرف وہ رخ ہے وہ محسن نقوی، فیصل وابڈا، کاکڑ صاحب، یہ اس ٹائپ کے لوگوں کا ہے. تو اس لیے انہوں نے کیا ہو یا کچھ محسن نقوی نے کیا ہو، بات تو ایک ہی ہے جو بھی ہے. اچھا جی، اب آخر میں یہ صرف بتا دوں کہ انہوں نے جی ایک ورچوئل پولیس اسٹیشن کا بھی افتتاح کیا ہے، جس کا نام دیکھیے ذرا آپ کیا رکھا ہے، میری آواز مریم نواز، شاید ایسا ہی ہے کچھ نام، میں شاید لکھنے میں تھوڑا آگے پیچھے نہ کر دوں، لیکن بہرحال اپنے نام کے اوپر ہی اس ورچوئل پولیس اسٹیشن کا نام رکھا ہے جی محترمہ نے. اب یہ کتنی ویسے عجیب سی حرکت لگتی ہے کہ آپ کوئی کسی عہدے پہ بیٹھے ہوں، بھلے جھوٹے ہی آ کے بیٹھے ہیں، اور آپ اس کے کوئی بھی اس میں کوئی پروجیکٹ شروع کریں اور اپنے نام پہ کر لیں. لوگ جو بڑے بڑے ہیروز ہیں ان کے نام پر کرتے ہیں، کوئی پروجیکٹ آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کے نام اسائن کرتے ہیں، یا کوئی جنرلی ایسے نام اسائن کیے جاتے ہیں جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہوں، پاکستان یا شہروں سے ریلیٹڈ ہوں، کوئی ایسے نام ہوتے ہیں.
لیکن یہاں پر تو یہ فیملی اپنے آپ سے ہی نہیں باہر نکلتی بیچاری، تو کیا کریں؟ یعنی وہ پنجاب میں سرکاری ٹیکس پیئر کے پیسوں کے سے آپ نے نگہبان پیکج شروع کیا، تو وہاں پہ اپنے والد صاحب کی تصویر چسپاں کر دی، اور اب آپ اگر ورچوئل پولیس اسٹیشن کھول رہی ہیں یا کوئی اور بھی آپ پروجیکٹ کرتی ہیں ایسا، تو وہ آپ اپنا نام یا اپنے باپ کا نام کیوں اس پہ لگا رہی ہیں بھائی؟ کیا وہ آپ اپنے ذاتی پیسے سے کھول رہی ہیں؟ یا تو آپ اپنے ذاتی پیسے سے کھول رہی ہیں تو آپ بے شک اس پہ بڑا سارا اپنا اشتہار بھی لگائیں، اور اس کے بعد آپ اپنے والد کی تصویر بھی لگائیں، اس کا نام بھی رکھیں اگر ذاتی پیسے سے کھول رہی ہیں۔ لیکن اگر آپ سرکاری پیسے سے کوئی بھی چیز کھول رہی ہیں، کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کر رہی ہیں، تو آپ کیسے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے نام کی تختیاں لگا رہے ہیں؟ یہ میری بات سمجھ سے باہر ہے۔ اور اس طرح کی ایک پٹیشن ابھی کچھ دن پہلے لاہور ہائی کورٹ میں بھی گئی تھی سماعت کے لیے کہ جناب یہ اپنے ناموں کے اوپر یہ چیز، تو اس کو لاہور ہائی کورٹ نے خیر خارج کر دیا تھا، لیکن آپ اندازہ لگائیں۔ اس پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے بھی ایک دفعہ وہ کوئی ان کے تھیلوں کی بھی تصویریں آ جاتی ہیں کہ اس پہ اگر آپ ان تھیلوں پہ دیکھیں تو وہاں پہ واضح طور پر IRK لکھا ہوا ہے، یعنی جو عمران خان صاحب کی اپنی جو ان کی ایک وہ ٹرسٹ ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے، فاؤنڈیشن کا IRF ہے شاید، عمران خان IKF ہے شاید، اس طرح سے کچھ۔ تو وہ عمران خان فاؤنڈیشن کی طرف سے اگر کوئی چیز ہے تو وہ ان کا ذاتی پروجیکٹ ہے، وہ کوئی سرکاری پروجیکٹ نہیں ہے۔ اور اسی طرح شوکت خانم کا نام اگر انہوں نے اپنی والدہ کے نام سے منسوب کیا ہے تو یہ ان کا ایک اپنا ذاتی کاوش کا پروجیکٹ تھا جو انہوں نے اپنی والدہ کے نام منسوب کیا، کوئی سرکار کیا اس میں سرکاری پیسہ تو نہیں انوالو ہے۔ تو آپ کس چکر میں یہ سب کر رہی ہیں؟ تو یہ بیسکلی کیا ہے، یہ مینٹیلٹی ہے، یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ان کو اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، اور یہ صرف سمجھتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہیں اور باقی سب رعایا ہیں، اور لہٰذا جو کچھ بھی ہے دنیا میں وہ تو صرف ان کے لیے ہے، باقی سب تو یہاں پر چنے بیچنے آئے۔ تو یہ بالکل جو اس وقت مینٹیلٹی ہے نا اس خاتون کی، وہ یہ ہے۔ ایک تو یہ جعلی قسم کی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا مینڈیٹ ہی اصلی نہیں ہے، اور اوپر سے ان کی ہر روز کی کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ جو بلا وجہ آپ کو عوام کو مشتعل بھی کر دیں اور تنقید پر مجبور کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔